सन 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था। उस साके में चित्तौड़गढ़ की पराजय हुई थी। अकबर ने 6 महीने से चित्तौड़गढ़ को घेर रखा था। एक ओर जहां मात्र 8,000 राजपूत थे, 40,000 असैनिक थे जिन्हें युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। उस गांव के आसपास के लोग अकबर की सेना से त्रस्त होकर किले में शरण ले रखी थी, जिसमें ज़्यादातर बूढ़े, औरत, मजदूर, कामगार जो युद्ध करना तक नहीं जानते थे वे थे। और दूसरी तरफ अकबर की पूरी फौज थी, जिसमें 60,000 सैनिकों का वर्णन इतिहास में मिलता है, जिसमें हाथी, घुड़सवार, पैदल, तोप, बंदूकें सब थे। मतलब उस समय की सबसे अत्याधुनिक फौज लेकर अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले को घेरा था। इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ की तरफ से लड़ने वाले एक वीर दारा की कहानी, उसी की जुबानी मैं आप सबके बीच रखने जा रहा हूँ। दारा एक सैनिक है जो अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए बलिदान होता है। आइए हम उस कहानी को सुनते हैं। सबात अर्थात बारूदी सुरंग में विस्फोट के कारण किले की दीवार गिर गई थी। जयमल जी को जांघ में गोली लगी थी। हम जितनी बार भी दीवार बनाते, अकबर की फौज हमारी दीवार गिरा देती। 6 महीने से अधिक समय से घेराबंदी जारी थी। हम थक चुके थे। ऊपर से हमारे सरदार हुकुम जयमल राठौर घायल थे। संध्या के समय सब लोग परकोटे के दाएं सीढ़ियों के समीप बैठे। पत्ता चुंडावत ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, संभव है यह युद्ध हम अधिक दिन तक नहीं झेल पाएंगे। ऊपर से जयमल जी भी घायल हो चुके हैं। अब साका के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं दिख रहा है। गंभीर होकर सभी गणमान्य लोगों ने हामी भरी। मैं चुपचाप खड़ा था। सबकी हामी के बाद पत्ता चुंडावत ने मेरी ओर देखा, मानो वे पूछ रहे हों, तुम सहमत तो हो ना दारा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस तलवार की मूठ पकड़कर खड़ा रहा। फत्ता सिंह जी हमारे सरदार थे। बड़े भैया और पिताजी दोनों उनके परम मित्र थे। हमारे जत्थे का हर सिपाही फत्ता सिंह जी को अपने प्राणों से बढ़कर चाहता था। वे थे भी इतने काबिल, जब तक एक एक सैनिक भोजन न कर ले वे अन्न को हाथ भी न लगाते थे। भोजन अगर कम पड़ जाए तो अपनी थाल का भोजन हमें दे देते थे। मेरा भतीजा गोरा तो उनके पास ही रहता था। एक एक सैनिक को वे अपने परिवार से ज़्यादा मान देते थे। उनकी किसी प्रश्न का एक ही उत्तर हमारे पास होता था, हाँ हम तैयार हैं। फिर अचानक जयमिल जी ने अपना कंगन उतार कर थाल में रख दिया। जिसे भी हाँ कहना होता वह जाकर उस कंगन को चूम कर वापस अपनी जगह आ जाता। एक एक कर सभी ने उस कंगन को चूम लिया। जब कोई भी बाकी न रहा तो सभा में उपस्थित सभी लोग खड़े हो गए। थाल उठाकर सभी लोग रनिवास की ओर चले। यह कंगन की थाल केसरिया के निर्णय का प्रतीक था। जो ही हम सभी रानी माँ के कक्ष के बाहर पहुँचे, वे दौड़ी दौड़ी आईं। उन्होंने सहज ही कंगन थाल से उठाकर जयमल जी की कलाई में पहना दिया। इसके साथ ही उपस्थित सभी राजपुतानियों ने एक स्वर में कहा, जौहर जौहर जौहर। मतलब साफ था, राजपूत केसरिया करेंगे और राजपुतानिया जौहर। तय हुआ कि एक प्रहर बाद हम सभी शस्त्रागार के सामने इकट्ठे होंगे। सभी अपने अपने परिवार से अभी मुलाकात कर लें। चंद्रमा की रोशनी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। मंद मंद हवा बह रही थी। संध्या काल में खिलने वाले पुष्प हवा में अद्वितीय सुगंध घोल रहे थे। एक साथ हजारों पांव बदहवास से अपने कमरे की ओर भागे। मैं भी भागा लाची के पास। लाची मेरी धर्मपत्नी, पर दरवाजे के पास जाकर ठिठक गया। समझ नहीं आया कि पहले भाभी माँ से मिल लूँ या लाची से। मेरे भैया अभी 20 दिन पहले ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। भाभी माँ सती होना चाहती थी, पर दुधमुहे बच्चे को छोड़कर सती होना शास्त्र सम्मत नहीं था। मैंने भाभी माँ को सती होने से रोक दिया। मेरे निर्णय के उपरांत भाभी माँ जीवित तो थीं, पर बहुत गुमसुम सी रहती थी। जो ही मैं भाभी माँ के कक्ष की ओर बढ़ा, भाभी माँ ने मुझे देखते ही द्वार बंद कर लिया। दरवाजे के पीछे से बोली, लाची से मिल लो दारा। मैं कुछ न बोला, थोड़ा ठिठका। फिर भाभी माँ ने कहा, मेरा आदेश नहीं मानोगे क्या? मैं भारी मन से लाची के कमरे की ओर बढ़ चला। नक्कारे की आवाज़ ने चित्तौड़गढ़ के हर तिनके को खबर कर दी थी कि अब अंतिम युद्ध होना है। लाची मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई। सैकड़ों चुंबन उसने एक साथ मेरे सीने पर जड़ दिए। मैं उसके ललाट को बेतहासा चूमता रहा। धीरे से मैंने उसके पेट पर हाथ रखा। मैं अपने अजन्मे बच्चे को महसूस करना चाहता था। लाची अब स्थिर हो गई थी। नीचे झुककर मैंने लाची के उभरे पेट पर चुंबन किया। लाची बुत बनी खड़ी रही।
मैं भी कितना अभागा हूँ। यदि 1 माह और युद्ध टल जाता तो मैं अपने बच्चे का मुख देख पाता। मैं कुछ